गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज हम डिस्कस करेंगे 8th ऑफ मार्च के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। चलिए अपना सेशन हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज नेशनल सेफ्टी डे इन इंडिया। इंडिया के अंदर हम नेशनल सेफ्टी डे कब ऑब्जर्व करते हैं, आपको ये बताना है। तो नेशनल सेफ्टी डे हम सेलिब्रेट करते हैं 4th ऑफ मार्च को और इसी के साथ हमारे नेशनल सेफ्टी वीक की शुरुआत हो जाती है। ठीक है, तो इस दिन हम एम्फेसाइज करते हैं कि सभी सेक्टर्स में हमें सेफ्टी और प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है। और अगर थीम की बात करें इस साल के लिए तो हमने थीम रखी सेफ्टी फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। ये पूरी थीम थी और इसके थ्रू हम हाईलाइट करते हैं वाइटल कनेक्शन को बिटवीन सेफ्टी मेजर्स एंड सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, तो ये दिन सर्व करता है एज अ रिमाइंडर कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेफ्टी को प्रायोरिटाइज करना। देर हो जाए लेकिन सेफ्टी नहीं जानी चाहिए। और इसी के साथ ना सिर्फ इस दिन हम इस चीज पे फोकस करते हैं बल्कि हम इसको एक्सटेंड करने की कोशिश करते हैं कि पूरे साल हमें हर चीज में, हर सेक्टर में जो है सेफ्टी लेने की जरूरत है टू प्रमोट लॉन्ग टर्म सेफ्टी प्रैक्टिसेस। ठीक है, तो दो बातें याद रखिएगा। नेशनल सेफ्टी डे हम 4 मार्च को ऑब्जर्व करते हैं और इस साल की हमने थीम रखी सेफ्टी फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। रूपा तरका सिल्वर फिलीग्री विच हैज रिसीव्ड रिसेंटली अ जीआई टैग बिलोंग्स टू विच इंडियन स्टेट। ये कौन से स्टेट का प्रोडक्ट है आपको ये बताना है। ये आपको मिल जाएगा उड़ीसा के कटक में। ठीक है, और हाल ही में इसको जीआई टैग से नवाजा गया है और उड़ीसा स्टेट कोऑपरेटिव हैंडीक्राफ्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने इसके लिए एप्लीकेशन सबमिट किया था जिसको कि सपोर्ट किया डिपार्टमेंट ऑफ टेक्सटाइल एंड हैंडीक्राफ्ट ने, गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा के। और फिलीग्री की बात करें तो ये बेसिकली एक इक्विजिट क्राफ्ट्समैनशिप होती है क्लासिकल ज्वेलरी में और ऐसा माना जाता है कि 3500 बीसी से चला आ रहा है, मेसोपोटामिया से बेसिकली। और हिस्टोरिकल एविडेंस से हमें पता चलता है कि ये कटक में इंट्रोड्यूस हुआ था फ्रॉम पर्शिया थ्रू इंडोनेशिया, कब, लगभग 500 साल पहले वाया द सी ट्रेड। ठीक है, तो फिलहाल रूपा तरकास को जीआई टैग दिया गया और ये कौन से स्टेट को बिलोंग करता है, आंसर है उड़ीसा। नेक्स्ट है, Recently, which ministry hosted the first Blue Talks meeting on the ocean in New Delhi? हाल ही में किस मिनिस्ट्री ने होस्ट किया है पहली ब्लू टॉक्स मीटिंग को ओशन के ऊपर नई दिल्ली में? तो यहाँ पे आंसर है ए ऑप्शन, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। इन्होंने होस्ट की है पहली ब्लू टॉक्स मीटिंग कब, 29 फरवरी को नई दिल्ली में। और इस मीटिंग को को पार्टनर किया है एम्बेसी ऑफ फ्रांस और एम्बेसी ऑफ कोस्टा रिका ने। और जो एम्बेसडर्स थे फ्रांस और कोस्टा रिका में इंडिया के, ये को कॉन्वेनर्स रहे जनरल असेंबली में। और इस मीटिंग के थ्रू फोकस किया गया ओशन हेल्थ और गवर्नेंस के ऊपर। साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ने सिग्निफिकेंट स्टेप लिया इसके थ्रू कि किस तरह से हम इंटरनेशनल कोलैबोरेशन को फॉस्टर कर सकते हैं ऑन ओशन रिलेटेड इश्यूज, राइट। तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ने होस्ट की है पहली ब्लू टॉक्स मीटिंग को ऑन द ओशन इन न्यू दिल्ली। नेक्स्ट है, रिसेंटली हु हैज रिसीव्ड द महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2024 in recognition of his contributions to the field of regenerative medicine। इसमें से कौन है जिनको महाराष्ट्र भूषण अवार्ड दिया गया इस साल इनके कंट्रीब्यूशन के लिए इन द फील्ड ऑफ रिजेनरेटिव मेडिसिन? आंसर है यहाँ पे डॉक्टर प्रदीप महाजन। ये फाउंडर और CMD हैं स्टेम RX के। इन्होंने रिसीव किया है महाराष्ट्र भूषण अवार्ड को इनके ग्राउंड ब्रेकिंग कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए टू द रिजेनरेटिव मेडिसिन। और इनकी एक यूनिक अप्रोच थी, साथ ही इनका जो कमिटमेंट था उसकी वजह से साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग काफी हद तक एडवांस हुई है और इनोवेटिव थेरेपीज प्रोवाइड हुई हैं ग्लोबली। तो इनका जो काम है एट स्टेम RX हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, ये न सिर्फ ट्रांसफॉर्म करता है पेशेंट के ट्रीटमेंट को बल्कि इसकी वजह से इनको स्टैब्लिश किया गया एज अ बीकॉन इन रिजेनरेटिव मेडिसिन और इनकी वजह से एक प्रेस्टिजियस रिकॉग्निशन है इनका इनके एफर्ट्स के लिए। ठीक है, तो बस आपको सिंपली याद रखना है कि इस साल का महाराष्ट्र भूषण अवार्ड कन्फर किया गया है डॉक्टर प्रदीप महाजन को। ठीक है, देखिए इसके अलावा आजकल नावा शेवा पोर्ट भी न्यूज में है। अगर आपसे इसकी लोकेशन पूछी जाएगी तो ये पोर्ट कहाँ पे लाई करता है, यूरांसिस, महाराष्ट्र। ठीक है, किस वजह से न्यूज में आया था, क्योंकि कस्टम ऑफिशियल्स ने डुअल यूज शिपमेंट को सीज किया है जो कि सस्पेक्टेड था फॉर पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम्स एट नावा शेवा पोर्ट। और नावा शेवा पोर्ट को आप जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भी कहते हैं। ये इंडिया का बिजिएस्ट पोर्ट है जो कि हैंडल करता है हाफ ऑफ द इंडिया स्ट्रेट को। ठीक है, इसको कमीशन किया गया था 1989 में मुंबई के कंजेशन को ईज करने के लिए। साथ ही इसमें 5 टर्मिनल्स मौजूद हैं फॉर कंटेनराइज्ड कार्गो और ये बल्क लिक्विड कार्गो को भी हैंडल करता है। तो इस पोर्ट की जो एंट्री है वो स्पैन करती है इन 21 किलोमीटर्स विद अ डेप्थ ऑफ 10.1 to 11 मीटर्स। ठीक है, तो सिर्फ आपसे लोकेशन पूछी जा सकती है कि नावा शेवा पोर्ट कौन से स्टेट का है, आंसर है महाराष्ट्र।
नेक्स्ट है, Recently, Larsen and Toubro commissioned its first indigenously manufactured electrolyzer at which place? हाल ही में L&T ने कमीशन किया अपना पहला इंडिजिनस तरीके से मैन्युफैक्चर किया हुआ इलेक्ट्रोलाइजर, कौन सी जगह पे? तो मार्च 2024 में लार्सन एंड टूब्रो ने कमीशन कर दिया है अपना पहला इंडिजिनसली मैन्युफैक्चर्ड इलेक्ट्रोलाइजर एट द ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट एट AM नाइक हैवी इंजीनियरिंग कॉम्प्लेक्स इन हजीरा इन द स्टेट ऑफ गुजरात। तो ये जो इलेक्ट्रोलाइजर है इसको डेवलप और असेंबल किया गया है इंडिया में और ये कंफर्म करता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को। तो L&T ने प्लान किया है कि इसको यूज किया जाएगा गीगा स्केल फैसिलिटी में इनकी हजीरा के अंदर, जिससे कि जो ग्रोइंग डिमांड है ग्रीन हाइड्रोजन की वो फुलफिल की जा सके। इसके अलावा इनका ये भी प्लान है कि ये प्रोडक्शन को लोकलाइज करेंगे थ्रू इनहैंस्ड लोकल सप्लाई चेन और साथ ही ऑटोमेशन किया जाएगा फॉर कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस। ठीक है, तो L&T ने कमीशन किया अपना पहला इंडिजिनसली मैन्युफैक्चर्ड इलेक्ट्रोलाइजर को हजीरा, गुजरात में। What is the name of the mobile application recently launched by the Minority Affairs Minister स्मृति ईरानी for Hajj pilgrims? हज के पिलग्रिम्स के लिए हाल ही में कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च हुआ है जिसको कि हमारी माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर स्मृति ईरानी ने लॉन्च किया? तो स्मृति ईरानी ने लॉन्च किया है हज सुविधा एप्लीकेशन को, जिसका बेसिक एम है कि जो भी पिलग्रिमेज का एक्सपीरियंस है उसको इनहैंस किया जाए, जहां पे क्रूशियल इन्फॉर्मेशन और सर्विसेज ऑफर की जाएंगी। ठीक है, इसको डेवलप किया गया इनकी गाइडेंस के अंतर्गत। किसने डेवलप किया? बाय सैग एन ने। ये एक यूजर फ्रेंडली एप्लीकेशन है जो कि स्ट्रीमलाइन करेगा ट्रेवल लॉजिस्टिक को, साथ ही एक्सेस प्रोवाइड होगा इसके थ्रू ट्रेनिंग मॉड्यूल्स वगैरह का, फ्लाइट डिटेल्स दी जाएंगी आपको, एकोमोडेशन, इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर, ये सब चीजें इसमें मौजूद होंगी। साथ ही इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया है हज गाइड 2024 को टोटल 10 लैंग्वेजेस में, और इसके थ्रू अंडरस्कोर होता है एप्लीकेशन की इंपॉर्टेंस फॉर ऑल पिलग्रिम्स, जहां पे आपको सीमलेस और इन्फॉर्म जर्नी दी जाएगी या प्रमोट करवाई जा रही है। पर्टिकुलरली ये बेनिफिशियल होगी फॉर फर्स्ट टाइम हज परफॉर्मर्स। ठीक है, तो इस मोबाइल एप्लीकेशन का नाम जरूर याद रखिएगा, इसका नाम है हज सुविधा एप्लीकेशन, क्योंकि इस तरह से मिलते जुलते आपको ऑप्शंस दिए जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, फर्स्ट एवर मेड इन इंडिया ASTDS टग ओशन ग्रेस इज रिसेंटली बिल्ड बाय विच मैन्युफैक्चरर कंपनी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज, प्रमोटिंग द आत्मनिर्भर भारत। तो पहला मेड इन इंडिया ASTDS टग ओशन ग्रेस हाल ही में किस मैन्युफैक्चरर कंपनी के द्वारा बनाया गया है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज, जिसके थ्रू आत्मनिर्भर भारत को प्रमोट किया जा रहा है? तो मिनिस्टर कौन है हमारे पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज के? मिस्टर सर्बानंद सोनोवाल, और इन्होंने वर्चुअली इनॉग्रेट किया ओशन ग्रेस को, जो कि डेवलप किया है कोचिन शिपयार्ड्स लिमिटेड ने, और ओशन ग्रेस इंडिया का पहला ASTDS टग है। ठीक है, तो ये MOU पार्ट है पोर्ट के कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का, और इस इवेंट को वर्चुअली कई सारे डिग्नेटरीज ने अटेंड किया था, जैसे कि श्रीपद नायक और शांतनु ठाकुर वगैरह, और ये अलाइन करता है PM मोदी के आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव के साथ। ठीक है, इसको किसने बनाया है बस ये याद रखिएगा, आंसर है कोचिन शिपयार्ड्स लिमिटेड। ठीक है, नेक्स्ट है, रिसेंटली विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू इंक्लूड द राइट टू अबॉर्शन इन इट्स कॉन्स्टिट्यूशन? कौन सी कंट्री है जो पहली कंट्री बन चुकी है जिसने राइट टू अबॉर्शन को इंक्लूड किया है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में? यहाँ पे आंसर है बी ऑप्शन, फ्रांस। फ्रांस ने अपनी हिस्ट्री बनाई है बाय बिकमिंग द फर्स्ट नेशन जिसने की राइट टू अबॉर्शन को इंक्लूड कर लिया है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, और यहाँ पे एक लैंडमार्क ज्वाइंट पार्लियामेंट्री सेशन बैठाया गया था, जहां पे इसके लिए मेजोरिटी लोगों ने वोट किया, 780 वोट्स मिले थे फेवर में, और इसको अपोज किया था सिर्फ 72 लोगों ने। ठीक है, तो इस हिस्टोरिक डिसीजन के बाद आर्टिकल नंबर 34 के अंदर फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन के इसको इंक्लूड कर लिया गया है, जहां पे वुमेन को पूरी फ्रीडम दी गई है कि वो अबॉर्शन को चूज करेंगे या फिर नहीं करेंगे विद इन द लीगल फ्रेमवर्क। इसी के साथ ही एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन है रिप्रोडक्टिव राइट्स का। ठीक है, तो फ्रांस पहली कंट्री हो चुका है पूरी दुनिया में जिसने की राइट टू अबॉर्शन को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड कर लिया है। देखिए, इसके अलावा हमारे मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इनॉग्रेट किया इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट, कहां पे? जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड, हिसार, हरियाणा में। ठीक है, तो ये पहला ऐसा प्लांट है स्टेनलेस स्टील के सेक्टर में, और ये जो ऑफ ग्रिड फैसिलिटी है ये इनकॉर्पोरेट करेगी रूफटॉप और फ्लोटिंग सोलर टेक को, जिसका बेसिक एम है कार्बन एमिशंस को कट डाउन करना बाय 2700 मेट्रिक टन्स एनुअली और 54,000 टन्स ओवर 2 डेकेड्स। ठीक है, तो प्रोजेक्ट एक माइलस्टोन साबित होगा सस्टेनेबल इंडस्ट्री प्रैक्टिसेस में, जहां पे ये इंडिया के कमिटमेंट को दर्शाता है टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि हाल ही में इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट स्टेनलेस स्टील सेक्टर में कहां पे इनॉग्रेट हुआ है, योर आंसर इज हिसार, हरियाणा। फाइन। बी साई प्रणीत हु रिसेंटली अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? ये कौन सा स्पोर्ट्स खेलते थे?
तो मार्च 2024 में इन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है फ्रॉम इंटरनेशनल बैडमिंटन, और ये सिर्फ 31 ईयर ओल्ड हैं और तेलंगाना से बिलोंग करते हैं। किस वजह से इन्होंने ये फैसला लिया है, क्योंकि इन्होंने ये बताया कि इनकी बहुत सारी इंजरीज थी सिंस 2020 टोक्यो ओलंपिक्स, ये रीजन है कि रिटायर होना चाहते हैं, और इनका फर्दर प्लान क्या है कि ये कोच बनना चाहते हैं यूएस में। ठीक है, तो 2019 में प्रणीत ने ब्रोंज मेडल जीता था वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में। इसी के साथ ये पहले इंडियन बने थे जिन्होंने ऐसा अचीव किया सिंस 1983। इसके अलावा इन्होंने सिंगापुर ओपन वगैरह भी जीता और टोक्यो ओलंपिक्स में भी हिस्सा लिया था। ठीक है, तो बी साई प्रणीत ने हाल ही में अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया और ये बैडमिंटन खेलते थे। Who has been appointed as the new Chief Secretary of Bihar? बिहार के नए चीफ सेक्रेटरी कौन बन चुके हैं? तो बिहार गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है ब्रजेश मेहरोत्रा का अपॉइंटमेंट, और ये एक सीनियर आईएएस ऑफिसर हैं। ये अब नए चीफ सेक्रेटरी बन चुके हैं बिहार स्टेट के। प्रेजेंट में ये एडिशनल चीफ सेक्रेटरी थे रेवेन्यू और लैंड रिफॉर्म्स के। तो इनका ये जो डिस्टिंग्विश्ड कैरियर है, इसमें बहुत सारे रोल्स इंक्लूडेड हैं, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और पार्लियामेंट्री अफेयर्स के, जहां पे ये इनका डेडिकेशन दर्शाता है और इनकी कॉम्पिटेंस दिखाता है पब्लिक सर्विसेज में। ठीक है, तो नए चीफ सेक्रेटरी बिहार के बन चुके हैं मिस्टर ब्रजेश मेहरोत्रा। देखिए, इसके अलावा आईआईटी मद्रास जो है ये होस्ट कर रहा है ऑल इंडिया रिसर्च स्कॉलर्स समिट 2024 को। कब से कब तक? 4 से लेकर 7 मार्च तक, और ये ऑर्गेनाइज किया है रिसर्च अफेयर्स काउंसिल ने। इस इवेंट के थ्रू डिफरेंट लोगों को एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे लाया जा रहा है फ्रॉम डाइवर्स डिसिप्लिन्स, जहां पे शोकेस और एक्सप्लोर किया जाएगा लेटेस्ट रिसर्च एडवांसमेंट को। फोकस है कोलैबोरेशन को फॉस्टर करना बिटवीन एकेडमिया एंड इंडस्ट्री। ये समिट अलाइन करता है आत्मनिर्भर भारत विजन के साथ, और इसके थ्रू सेल्फ रिलायंस के ऊपर काफी ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है थ्रू इनोवेशन। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी इंस्टीट्यूट है जिसने होस्ट किया है ऑल इंडिया रिसर्च स्कॉलर्स समिट 2024 को, योर आंसर इज आईआईटी मद्रास। Recently, National Workshop on Logistics Efficiency Enhancement has been jointly organized by the DPIIT and which organization? तो नेशनल वर्कशॉप ऑन लॉजिस्टिक्स एफिशिएंसी एनहांसमेंट को ज्वाइंटली ऑर्गेनाइज किया है डीपीआईआईटी और किस ऑर्गेनाइजेशन ने? डीपीआईआईटी क्या है? डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। इन्होंने वर्ल्ड बैंक के साथ कोलैबोरेट किया है और इसके साथ मिलकर ऑर्गेनाइज किया नेशनल वर्कशॉप ऑन लॉजिस्टिक्स एफिशिएंसी एनहांसमेंट को। कहाँ पे? नई दिल्ली में। ठीक है, ये जो वर्कशॉप है ये लॉजिस्टिक्स सेक्टर कम्युनिटी को एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे लाती है, और डीपीआईआईटी की बात करेंगे तो ये काम करता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, यहाँ पे आंसर है वर्ल्ड बैंक। हेडक्वार्टर्स कहाँ पे लाई करता है? वॉशिंगटन डीसी में। आईएमएफ का भी हेडक्वार्टर्स वॉशिंगटन डीसी में है। डब्ल्यूटीओ का हेडक्वार्टर्स है जेनेवा स्विट्जरलैंड में, और आपको बताना है यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। नेक्स्ट है रिसेंटली हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन स्नाइपर ऑफ द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स? बीएसएफ की पहली वुमेन स्नाइपर कौन बन गई है? तो ये है सब इंस्पेक्टर सुमन कुमारी। ये पहली वुमेन स्नाइपर हैं बीएसएफ में, और हाल ही में इन्होंने कंप्लीट किया अपना 8 हफ्ते का स्नाइपर कोर्स एट द सेंट्रल स्कूल ऑफ वेपन्स एंड टैक्टिक्स। ये कहाँ पे लाई करता है? इंदौर में। ठीक है, और इस दौरान इन्होंने अचीव किया इंस्ट्रक्टर ग्रेड को। तो इनकी जो जर्नी है टू बिकम अ स्नाइपर, ये स्टार्ट हुई जब ये कमांड कर रही थी प्लाटून को इन पंजाब, और जहां पे इन्होंने देखा था थ्रेट ऑफ क्रॉस बॉर्डर स्नाइपर अटैक। इसके अलावा इन्होंने ये वॉलंटियर करती हैं स्नाइपर कोर्स को। इसी के साथ ये पहली फीमेल बनी है अमंग 56 मेल काउंटर पार्ट्स। ठीक है, तो पहली वुमेन स्नाइपर बीएसएफ की बन चुकी हैं सुमित कुमारी। नेक्स्ट है रिसेंटली वेयर वॉज द एशियन रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज्ड? ये चैंपियनशिप कहाँ पे हुई है? आंसर है शिमला। हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू। इन्होंने इनॉग्रेट किया एशियन रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप को नियर बसंतपुर ऑन सतलज रिवर नियर द रिच शिमला, और ये इवेंट होस्ट करती है 20 टीम को डिफरेंट नेशन से, जैसे कि नेपाल, भूटान, श्रीलंका, ईरान, इराक, तजिकिस्तान, कजाकिस्तान और इंडोनेशिया। फाइन, तो यहाँ पे गवर्नमेंट के कमिटमेंट के ऊपर एम्फेसिस किया गया है कि किस तरह से एडवेंचर टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं, और चीफ मिनिस्टर ने इस दौरान हाईलाइट किया है एक रिसेंट रिवर राफ्टिंग मैराथन को इन नादून हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट एज अ पार्ट ऑफ दिस इनिशिएटिव। ठीक है, तो एशियन रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप के लिए वेन्यू था शिमला। ठीक है, इसके अलावा उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में इंट्रोड्यूस कराया है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, जिसको आप एम युवा के नाम से जानते हैं, टू बैक द यंग एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है, इस इनिशिएटिव के थ्रू ऑफर किया गया इंटरेस्ट फ्री लोन्स अप टू 5 लाख रुपीज, जिसके थ्रू सपोर्ट किया जा रहा है डिजिटल ट्रांजैक्शन को, और ग्रांट प्रोवाइड किया जा रहा है जिससे कि
जो एडॉप्शन है डिजिटल पेमेंट मेथड का वो इनकरेज हो सके। और गवर्नमेंट का बेसिक एम है कि 1 लाख यंग एंटरप्रेन्योर्स को नर्चर करना एनुअली थ्रू दिस प्रोग्राम, जिससे कि इकोनॉमिक ग्रोथ फॉस्टर हो सके और इनोवेशन बढ़ सके इस स्टेट में। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है टू सपोर्ट द यंग एंटरप्रेन्योर्स कॉल्ड एज एम युवा स्कीम, तो आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। Where was the India's first national dolphin research center inaugurated? कहाँ पे पहली बार इंडिया का नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर इनॉग्रेट हुआ है? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा पटना, बिहार। ठीक है, इंडिया का पहला नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर हाल ही में इनॉग्रेट किया गया बाय द बिहार चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार। ये सेंटर लोकेटेड है नियर द गंगा रिवर ऑन द पटना यूनिवर्सिटी कैंपस। और एनडीआरसी एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस है जो कि रिसर्चर्स और स्टूडेंट्स को हेल्प करेगा इकोसिस्टम को अंडरस्टैंड करने में रिवर्स के। और रिसर्चर्स इस सेंटर पे फोकस करेंगे डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ डॉल्फिन बिहेवियर पे, उनके नेचुरल हैबिटेट के अंदर, जैसे कि उनका जो फूड हैबिट है वो स्टडी किया जाएगा और उनका एडॉप्टेशन वगैरह टू द चेंजिंग एनवायरमेंट। और सेंटर इसके अलावा एक क्रूशियल रोल प्ले करेगा फिशरमैन को ट्रेनिंग देने में ऑन द मेथड्स कि किस तरह से वो हार्म ना करे डॉल्फिन्स को ड्यूरिंग द फिशिंग एक्टिविटीज। ठीक है, तो इंडिया का पहला नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर इनॉग्रेट हो चुका है पटना स्टेट में। देखिए, इसके अलावा हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जो है वो इनॉग्रेट करने वाले हैं 2 पियर्स और 7 टावर्स को, जहां पे 320 होम्स दिए जाएंगे नेवी ऑफिसर्स और डिफेंस सिविलियंस को एट द नेवल बेस करवार इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका। अंडर विच प्रोजेक्ट? अंडर प्रोजेक्ट सीबर्ड। ठीक है, प्रोजेक्ट सीबर्ड जो है ये लार्जेस्ट नेवल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है इंडिया का। इसको कंसीव किया गया था अर्ली 1980s में और बाद में सैंक्शन कर दिया गया था 1985 में। ये प्रोजेक्ट 11,000 एकड़ की जमीन पे फैला हुआ है और ये फीचर करता है अपने अंदर डीप सी हार्बर, टाउनशिप, नेवल हॉस्पिटल वगैरह। एक बार अगर ये कंप्लीट हो जाएगा तो ये लार्जेस्ट नेवल बेस हो जाएगा ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, जिसमें कि डिफरेंट वॉरशिप, सबमरीन्स और एयरक्राफ्ट एकोमोडेट होते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि प्रोजेक्ट सीबर्ड जो कि इंडिया का लार्जेस्ट नेवल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, ये कौन से स्टेट में लाई करता है? योर आंसर इज कर्नाटका। नेक्स्ट है रीजा टेक्सटाइल विच हैज रिसेंटली रिसीव्ड अ जीआई टैग बिलोंग्स टू विच इंडियन स्टेट? रीजा टेक्सटाइल जिसको हाल ही में जीआई टैग दिया गया है, कौन से स्टेट का प्रोडक्ट है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा त्रिपुरा स्टेट। और ये त्रिपुरा का ट्रेडिशनल ट्राइबल अटायर है और इसको हाल ही में जीआई टैग मिल गया है। ये बेसिकली एक हैंड वोवन क्लॉथ होता है जो कि सर्व करता है एज अ फीमेल अपर गारमेंट, या फिर फीमेल इसको हेड गियर की तरह भी यूज करती हैं, स्टोल की तरह यूज करती हैं। और इसमें आपको वाइब्रेंट डिजाइन्स मिल जाएंगी। तो जो भी यंग गर्ल्स होती हैं उनको पहला रीजा दिया जाता है उनका रीजा सोरमनी सेरेमनी के दौरान। इसको बहुत ही क्रिएटिव तरीके से बनाया जाता है और ये एक सिंबल है टू द अटायर ऑफ त्रिपुरास 19 इंडिजिनस ट्राइबल कम्युनिटीज। ठीक है, तो रीजा टेक्सटाइल को भी जीआई टैग मिला है हाल ही में और ये कौन से स्टेट को बिलोंग करता है? आंसर है त्रिपुरा। लेकिन इसके अलावा इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हाल ही में इनॉग्रेट किया है कोर लीडिंग प्रोसेस ऑफ द प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। कहां पे? मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन में। ठीक है, कहां पे? ये तकलपक्कम तमिलनाडु में। और ये एक न्यूक्लियर मशीन है जो कि जनरेट करती है ज्यादा फ्यूल देन इट कंज्यूम्स और ये यूटिलाइज करती है यूरेनियम, प्लूटोनियम, मिक्स्ड ऑक्साइड को, साथ ही थोरियम 232 को फॉर ट्रांसम्यूटेशन। तो लिक्विड सोडियम सर्व करेगा एज अ कूलेंट और ये फैसिलिटेट करता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन को। इसमें कुछ एडवांस्ड सेफ्टी फीचर्स मौजूद हैं और ये एक इंडिजिनसली डिजाइन रिएक्टर है बाय भाविनी और ये मार्क करता है सिग्निफिकेंट अचीवमेंट जिसमें कि 200 से भी ज्यादा इंडियन इंडस्ट्रीज इंक्लूडेड है, इंक्लूडिंग द एमएसएमईज। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है इन्होंने विटनेस किया है इनिशिएशन ऑफ द कोर लीडिंग प्रोसेस फॉर द इंडिजिनस प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, कहां पे? तो आंसर इज कलपक्कम तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड बैंक्स वुमेन बिजनेस एंड द लॉ इंडेक्स? इस इंडेक्स में इंडिया की रैंक कितनी थी? तो इंडिया की रैंक थी 113 आउट ऑफ 190 कंट्रीज। इसमें ये एग्जामिन करता है लीगल एनवायरमेंट फॉर द वुमेन्स इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज डिफरेंट 8 कैटेगरीज में, जैसे कि मोबिलिटी, वर्क प्लेस, एंटरप्रेन्योरशिप वगैरह। ठीक है, स्कोर रेंज करता है 0 से लेके 100 के बीच में, जहां पे अगर 100 स्कोर है तो इसका मतलब क्या है कि इक्वल राइट्स मिले हैं मेन एंड वुमेन को। ठीक है, तो इस रिपोर्ट में डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स प्रोवाइड किए गए बेंचमार्क से रिलेटेड फॉर ग्लोबल प्रोग्रेस टुवर्ड्स द जेंडर इक्वालिटी, जहां पे अचीवमेंट्स वगैरह भी हाईलाइट किया गया है और ये बताया गया कि अभी भी जरूरत है हमें फर्दर एफर्ट्स की टू एंश्योर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट फॉर ऑल। ठीक है, तो इंडिया की रैंक क्या रही इस इंडेक्स में? आंसर है 113। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इसको जारी करती है? तो आंसर इज वर्ल्ड बैंक। ओके, नेक्स्ट है
Recently, which ministry launched the digital intelligence platform and Chakshu facility on संचार साथी पोर्टल? यहाँ पे आंसर है सी ऑप्शन, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। इन्होंने अनवील किया है डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म और चक्षु को ऑन द संचार साथी पोर्टल। DIP बेसिकली फैसिलिटेट करता है रियल टाइम इंटेलिजेंस शेयरिंग को और कोऑर्डिनेशन को अमंग द स्टेक होल्डर्स लाइक टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, बैंक्स एंड द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, तो इसको डेवलप किया है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने, और ये एक तरह का सिक्योर प्लेटफॉर्म है जो कि इनएक्सेसिबल होगा टू द सिटीजन्स, और पोर्टल हाईलाइट करता है केसेस ऑफ टेलीकॉम रिसोर्स मिसयूज को। ठीक है, तो कौन सी मिनिस्ट्री है जिसने इसको लॉन्च किया है? योर आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। यहाँ पे एक चीज और याद रखिएगा कि मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने हाल ही में अनवील कर दिया है ई किसान उपज निधि इनिशिएटिव को। कहाँ पे? आंसर है नई दिल्ली में। ठीक है, बेसिक एम क्या है? एग्रीकल्चर सेक्टर को एक कॉर्नर स्टोर बनाना विकसित भारत का बाय द एंड ऑफ 2047, और डिजिटल गेटवे जिसको कि डेवलप किया है वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट ऑफ रेगुलेटरी अथॉरिटी ने, ये स्ट्रीमलाइन करेगा फार्मर की वेयर हाउसिंग लॉजिस्टिक्स को थ्रू टेक्नोलॉजी, जहां पे फेयर प्राइसेस एंश्योर होंगे। और पीयूष गोयल ने यह भी अनाउंस किया है कि सिक्योरिटी डिपॉजिट चार्जेस भी रिड्यूस की जाएंगी एट दीज वेयर हाउसेज फ्रॉम 3% टू नाउ 1%, जहां पे फार्मर्स को ज्यादा इंकरेज किया जाएगा, पर्टिकुलरली स्मॉल स्टेट फार्मर्स को, ताकि वो इस फैसिलिटी को यूटिलाइज कर सके और अपनी इनकम को बूस्ट कर सके। तो हमारे मिनिस्टर कौन है कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के? मिस्टर पीयूष गोयल। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ई किसान उपज निधि इनिशिएटिव ये किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, तो आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। Which day is observed as International Disarmament and Non-Proliferation Awareness Day every year? इसको हम कब ऑब्जर्व करते हैं? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 5th of March। 5th of March को इसको ऑब्जर्व किया जाता है एनुअली, और इसको स्टैब्लिश किया था यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने 2021 में। ठीक है, बेसिक एम क्या है? ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग को इनहांस करना डिसआर्मामेंट इश्यूज के रिगार्डिंग, स्पेशली अमंग द यूथ। इसका ऑब्जेक्टिव है कि हम अवेयरनेस क्रिएट कर सकें अबाउट द वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, जहां पे एजुकेशन को प्रमोट किया जा रहा है ऑन डिसआर्मामेंट, और एक्शंस को इनकरेज किया जाएगा ताकि हम थ्रेट को रिड्यूस कर सकें और पीस और सिक्योरिटी फॉस्टर हो सके। ठीक है, अगर हम थीम की बात करें तो थीम इस साल के लिए हमने रखी थी द वे फॉरवर्ड। ठीक है, तो दो बातें फिर से याद रखनी है। इंटरनेशनल डिसआर्मामेंट एंड नॉन प्रोलिफरेशन अवेयरनेस डे हम ऑब्जर्व करते हैं 5th मार्च को, थीम है इस साल की द वे फॉरवर्ड। लास्ट क्वेश्चन है, गेबरा माइन रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? तो गेबरा माइन लाई करती है छत्तीसगढ़ में। किस वजह से न्यूज में आई थी? क्योंकि अगर हम मार्च 2024 तक की बात करें तो ये जो माइन है ये लार्जेस्ट कोल माइन है पूरे एशिया की। ठीक है, और ये माइन सब्सिडरी है कोल इंडिया की, जो कि पार्ट है साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड का। ठीक है, तो मार्च 2024 में इस माइन ने रिसीव किया था इन्वायरमेंटल क्लियरेंस, जिसमें कि प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज कर सकते थे फ्रॉम 52.5 मिलियन टन्स पर ईयर टू 72 मिलियन टन्स पर ईयर। इस माइन में फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी वगैरह भी मौजूद है, जैसे कि कन्वेयर बेल्ट है, सिलोज है, रैपिड लोडिंग सिस्टम है फॉर इको फ्रेंडली कोल इवैक्यूएशन। ठीक है, तो गेवरा माइन जो कि आजकल चर्चे में है, ये कौन से स्टेट में लाई करती है? योर आंसर इज छत्तीसगढ़। तो इसी के साथ हमने आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर कर लिए। आई होप कि आपने सेशन को बहुत ही ज्यादा एंजॉय किया होगा, और बस अब एक दिन बचा है यानी कि सैटरडे, जिसमें हम जो भी और क्वेश्चंस रह गए हैं उनको कवर कर लेंगे। अदरवाइज मेरे ख्याल से अब तक हम लोग ने सब कुछ कवर कर लिया है, सिर्फ एका दुका क्वेश्चन रह गए होंगे जो हम कल देख लेंगे, और मंडे से हम लोग अपना रिवीजन स्टार्ट करेंगे। चलिए फिर आपके क्विज पे चलते हैं, जहां पे स्क्रीन पे आपको 5 क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे। ये क्वेश्चंस ऑलरेडी हम पीछे कहीं ना कहीं डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे आपको वीडियो को पॉज करना है, हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, और इसमें से आपको जितने भी आते हैं आप उनका जवाब कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं। जो आपको नहीं आते उसके लिए बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव करेगा, बस आपको हमारे साथ कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की जरूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा आप जरूर बताइएगा कॉमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK Today. With this, Meenuz Hadsana signing off.